नमस्ते. आ, आवाज़ येतो का फक्त बघा एकदा. आवाज़ आ रही है क्या? देख आ रही है अच्छी तरह से. ओके. सब लोगों को मेरा नमस्कार. मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख. आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज वैद्य राव गोगटे सर की जयंती है और वैद्य राव गोगटे सर की जयंती के अवसर पर हम विद्ध कर्म एज इट इज़ ये 1 साल का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम वैद्य राव गोगटे सर को नमन करते हैं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. वैद्य राव गोगटे सर इनका आज जयंती है. इनकी आज जयंती है और जब सर चले गए थे 2015 में, सर चले जाने के बाद बहुत सारी आह्वानें हमारे सामने आई थी. जैसे कि विद्ध कर्म को आगे कैसे लेके जाएंगे, विद्ध कर्म को अग्नि कर्म को पूरे विद्यार्थियों तक कैसे आगे लेके जाना है. बहुत सारी आह्वानें थी. सर जाने के बाद सर की ओपीडी चलानी थी. सर जाने के बाद पूरे आयुर्वेद को जो नुकसान हुआ था सर के अभाव का, वो पूर्ण करना था. तो हम उतने सक्षम नहीं थे. हम सर के पास थे और गोगटे मैडम ने आशीर्वाद दिया और कहा कि ये वैद्य राव गोगटे सर की चिकित्सा हमें कैसे भी करके आगे लेके जानी चाहिए. तो हमने वहाँ पे वैद्य राव गोगटे सर के ही क्लिनिक में 5 से 7 के जो सर का ही टाइम था, दोपहर को 5 से 7 बजे का, वही टाइम पे हमने सर का क्लिनिक शुरू किया वहाँ पे. अब शुरू क्लिनिक करने के बाद विद्ध कर्म अग्नि कर्म जब हम सबको बताते थे तो लगता था कि विद्ध कर्म एक नीडल लेके वो चुभाएंगे तो डिसीज़ कैसे ठीक हो जाएगा. तो वहाँ से लेके आज तक अब मानस विकार के व्याधियों तक हम चिकित्सा करते हैं. और ये जो चिकित्सा करते हैं इसकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हमें आज तक मिली है. सर के कार्य करने वाले आज बहुत लोग हैं. पूरे इंडिया में कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट विद्ध कर्म अग्नि कर्म ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए सीख रहे हैं. अभी तक मैं उपलब्धि बताना चाहता हूँ. वैद्य राव गोगटे सर को तो सब जानते हैं, लेकिन सर का कार्य जो है विद्ध कर्म और अग्नि कर्म का कार्य था ही, लेकिन उसके अलावा सर सर्जन थे. और सर्जन के साथ साथ हर एक प्रकार के सर रिसर्च करते थे. जैसे सर का HIV में आयुर्वेद का इस्तेमाल, ये भी टॉपिक बहुत फेमस है. उसके साथ में भल्ला तक का कैंसर में अग्निकर्म उपयोग, ये भी हम आजकल करते हैं और उनमें बहुत सारे अच्छी तरह से रिजल्ट आते हैं. हिपेटाइटिस बी ऐसे जो व्याधि है, स्पेशली हिपेटाइटिस बी है, जिसपे आज तक रिजल्ट नहीं मिला है. तो सर का जो संशोधन है उससे काफ़ी लोगों को इस पे हमने राहत दी है. तीसरी बात है कि जो वुंड हीलिंग है, पोस्ट सर्जिकल वुंड है जो हील नहीं होते, उनमें धूपन चिकित्सा, इसका भी सर का कर्म है. तो विद्ध कर्म और अग्नि कर्म के साथ सर का उपलब्धियाँ बहुत है ही. लेकिन आज तक अभी सर जाने के बाद अभी तक मुझे पता है कि 53 थीसिस हुए हैं पूरे PG में और UG में भी, टोटल मिला के पूरे इंडिया में विद्ध कर्म और अग्नि कर्म के ऊपर अलग अलग व्याधियों में हुए हैं. 300 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं अभी तक. मैं कल से, ये 2 दिन से लिस्ट ही निकाल रहा था और आज सुबह तक 300 से भी ज़्यादा वो लिस्ट आगे गई है कि इतना विद्ध कर्म और अग्नि कर्म का काम पूरे इंडिया में हुआ है. मैं खुद सर जाने के बाद मुझे लगता है अभी तक 150 के आसपास पूरे इंडिया में कार्यशाला हुए हैं. और वो कार्यशाला के बाद 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा वैद्य लोग पर साल ये विद्ध कर्म अग्नि कर्म को जुड़ते हैं. 100 से भी ज़्यादा कार्यशाला हुए हैं, प्रात्यक्षिक दिखाए हैं अलग अलग कॉलेज में जाके. और ये सर जाने के बाद शुरू हुआ था. सर चले गए थे और हमें कोई डायरेक्शन नहीं थी.
तो पहला हम सर की पहले पुण्यतिथि पे हमने टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रोग्राम लिया था विद्याकर्म और अग्निकर्म का, और उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि तब से अभी तक बहुत जगह पे हमने कार्यशाला ली है। टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमें पहला इनिशिएटिव दिया था। उसके बाद में सानी गुरुजी के हड़पसर वाले कॉलेज में भी हुआ था। आयुर्वेद व्यासपीठ जो पूरे महाराष्ट्र में है, वो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद व्यासपीठ सातारा से जो शुरुआत हुई थी, विद्याकर्म और अग्निकर्म वैद्य राबो गुप्ते सर का जो चिकित्सा है वो सब व्याधियों में काम में आता है। तो पूरे महाराष्ट्र में सब विद्यार्थियों को मिले, इसलिए हमें आयुर्वेद व्यासपीठ सातारा, सांगली, आयुर्वेद व्यासपीठ सोलापुर, कोल्हापुर, आयुर्वेद व्यासपीठ पुणे, PCMC, नागपुर, मुंबई, पनवेल, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद व्यासपीठों ने हमें कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके ही वजह से हमें ये विद्यार्थियों तक लेके जाने के लिए एक मौका मिला है। उसके बाद में हमें आयुर्वेद कॉलेज, जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हैं, जैसे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर, उस्मानाबाद और मुंबई का पोद्दार कॉलेज, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने कार्यशाला ली है और यहाँ पे हमें बुलाया है। इनकी वजह से हम विद्यार्थियों तक पहुँच सके हैं, और विद्यार्थियों तक ये चिकित्सा ले जाने के बाद वो कॉलेज में कर सक रहे हैं। और इन्होंने विद्यार्थियों को वैद्य राबो गुप्ते सर के विद्याकर्म का उपयोग होता है और इसके थीसिस दिए हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पुणे के जो कॉलेजेस है, जैसे DY पाटिल कॉलेज है, आकुर्डी का कॉलेज है, दत्ता मेघे है, नागपुर का कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, आष्टा का कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, SMBT नासिक है, जैसे कल ही हम जाके आए हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जो है उन्होंने हमें बुलाया है और विद्यार्थियों तक हमें विद्याकर्म और अग्निकर्म चिकित्सा लेके जाने का चांस हमें दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा हमें मौका मिला है नीमा के थ्रू। जब मुझे पता है कि सर को जब हार्ट अटैक आया था और सर नीमा के प्रोग्राम पे नहीं जा सके थे, तब सर ने मुझे भेजा था और वहाँ पे जाके पहली बार मैंने विद्याकर्म और अग्निकर्म सर थे, तब मैंने विद्याकर्म और अग्निकर्म लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था। उसके बाद नीमा, PCMC नीमा नांदेड़, स्टूडेंट फोरम नीमा, वुमेंस फोरम नीमा, ये सब नीमा के जो शाखाएं हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पे व्याख्यान लिए हैं। और वैद्य राबो गुप्ते सर का जो विद्याकर्म और अग्निकर्म है वो जनरल प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करें, मानस विकार में कैसे यूज़ करें, ये सब वैद्यों को और विद्यार्थियों को समझने के लिए हमें बुलाया। इसलिए इन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे प्राइवेट संस्था है, जैसे आयुष दर्पण है, वेदामृत है, वारकरी आयुर्वेद है, ऐसे बहुत सारे जो संस्था है उन्होंने भी विद्याकर्म और अग्निकर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया है। और इसकी वजह से ये जो चिकित्सा है घर घर में पहुंच रही है, पूरे इंडिया में हो रही है। अभी तक इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो वैद्य राबो गुप्ते सर का कर्म कर रहे हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वैद्य राबो गुप्ते सर का एक ही मोटिव था कि ये जो चिकित्सा है, आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो सब तक पहुँचनी चाहिए। जब तक ये आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं पहुँचेगी, क्योंकि आयुर्वेद को बूस्ट नहीं मिलेगा। मुझे पता है, हम जब प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे थे तब प्रश्न ही पड़ता था कि हमारे पास रुग्ण आ रहा है और रुग्ण प्रथमतः यही कहता है कि सर जी हम तो आपकी चिकित्सा ले लेंगे, लेकिन हमारी जो व्यथा है वो वेदना है और वेदना की मुक्ति हमें आप पहले दीजिएगा, उसके बाद में हम आयुर्वेद की बाकी सारी चिकित्सा लेंगे। तो वेदना मुक्ति करने के लिए हमारे पास कुछ वहाँ पे तंत्र और यंत्र शस्त्र कुछ नहीं था, ऐसा हमें लगता था। लेकिन वैद्य राबो गुप्ते सर की जो चिकित्सा उन्होंने बताई है, विद्याकर्म और अग्निकर्म की जो पद्धत बताई है, वो पद्धत हम करने लगे तो हमारे पेशेंट तुरंत ठीक होने लगे थे। और हम ऐसा कर कर के पेशेंट बढ़ाते गए, तो अभी तक
पर डे हम रेगुलरली 300 से भी ज़्यादा पेशेंट देखते हैं। सर का जो चिकित्सालय है वैद्य राबा गोगटे मेमोरियल हॉस्पिटल नानापेट, वहीं पे भी, और पुणे में भी हम चिकित्सा करते हैं। तो पर डे 300 हम पेशेंट देखते हैं। अब सर की ये चिकित्सा महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भर में नहीं, पूरे जग भर, पूरे विश्व भर में ये फेमस हो रही है। मुझे पता है कि हमारे पास यहाँ सीखने के लिए रशिया के 2-3 डॉक्टर आए थे, जर्मन के 7 से 8 डॉक्टर आके चले गए हैं, यूएस के 6 डॉक्टरों ने ऑनलाइन शिक्षा लेने का यहाँ पे इच्छा जताई है, और कुछ डॉक्टर इस समर में भी आने वाले हैं विदेश से। तो डॉक्टर तो सीख ही रहे हैं, लेकिन ये चिकित्सा पाने के लिए विदेश से भी रुग्ण आते हैं। जैसे अभी तक यूएस से कम एक 3,500 यूएस के पेशेंट को हमने चेक किया है। यूके से आए हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ से ज़्यादा 50 से भी ऊपर अभी तक हमने चिकित्सा रुग्णों को दी है, विद्यकर्म और अग्निकर्म की। और जो ये इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट है, उसके साथ इंस्टेंट डिसीज़ मैनेजमेंट भी इन लोगों को अभी समझ में आ रहा है। जहाँ हम वैद्य राबा गोगटे सर कहते थे कि जहाँ पे सब हम चिकित्सा करते हैं और वो चिकित्सा हमें काम में नहीं आती है, तो वो रक्त प्रदोषक व्याधि है, ब्लड बॉर्न डिसीज़ हम कहते हैं उनको। तो ऐसे इसमें अगर हम विद्यकर्म और अग्निकर्म चिकित्सा करेंगे तो विद्यकर्म और अग्निकर्म चिकित्सा करने के बाद उनके रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। अभी तक हम जैसे कहते हैं कि 300 रुग्ण हम देखते हैं, सर जाने के बाद पर डे 300 रुग्ण या 200 रुग्ण हम पकड़ेंगे। अभी तक हमने केस पेपर निकाले तो देहू में और सब मिला के 3,53,857 रुग्णों के ऊपर हमने विद्यकर्म और अग्निकर्म चिकित्सा की है। और ये चिकित्सा करने के लिए हमें 6,90,000 से भी ज़्यादा नीडल का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो ये इसकी व्याप्ति इतनी बहुत ज़्यादा है। हम देखेंगे कि ये विद्यकर्म और अग्निकर्म चिकित्सा वैद्य राबा गोगटे सर की जो है वो तो अर्थराइटिस पे पेन मैनेजमेंट के लिए आती है, ये सबको पता है। लेकिन इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट के बाद इंस्टेंट डिसीज मैनेजमेंट के लिए भी एक ऐसे काम आती है, ये सब लोगों को आजकल हम बता रहे हैं। जैसे इनफर्टिलिटी है, जैसे मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी है, सिजोफ्रेनिया है, मेंटल डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म है, हेयर फॉल जैसे डिसऑर्डर्स है, हियरिंग लॉस है, नाजल कंजेशन है, इवन कुछ बॉडी का अकड़न है, यहाँ से लेके नाखून का शेप बदलने तक, ये सब इस पे आयुर्वेद में ऐसी चिकित्सा बताई है। और ये चिकित्सा विद्यकर्म के साथ में कैसे इस्तेमाल करना है ये वैद्य राबा गोगटे सर हमें सिखाते थे। आइज़ के डिसीज़ है, जैसे मैं एक पेशेंट का हमेशा उदाहरण देता हूँ। चेन्नई से पेशेंट आता है कि उसकी विजन चली गई है और गोगटे सर विद्यकर्म करते हैं और वो तुरंत कहता है कुछ दिन बाद उसकी विजन आने लग रही है। तो ऐसे कहा बहुत सारे एग्जाम्पल हमें आय के इसमें हमें मिल रहे हैं। और अब हम आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ विद्यकर्म और अग्निकर्म कर रहे हैं। हमें जो सपोर्ट मिला है अभी तक वो काफ़ी जगहों से मिला है और सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ताराचंद हॉस्पिटल से हमें सपोर्ट मिला है। हमारे पीछे बोरसे सर रहे ताराचंद तिलक महाविद्यालय के। सबसे हम वैद्य राबा गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन की शुरुआत पद्मनाभ गोगटे सर से ही शुरुआत हुई है। उनके ही ये विचार से वैद्य राबा गोगटे सर का कर्म हम कर पा रहे हैं। तो वो सब हमारे पीछे हैं। वैद्य राबा गोगटे सर की जो विद्यकर्म अग्निकर्म चिकित्सा है ये पूरे जगत में फेमस है। लेकिन ये चिकित्सा का समर्थन भी आज कल बहुत वैद्य करते हैं और पहले से करते आ रहे हैं। जैसे मैं विश्व गुरु जो हमारे हैं वैद्य जमदग्नि सर, वो भी विद्यकर्म और अग्निकर्म चिकित्सा का समर्थन करते हैं। वैद्य राबा गोगटे सर के जो स्टूडेंट रहे हुए हैं पुराने जो वैद्य है वो भी आजकल गोगटे सर की चिकित्सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पेंडसे सर का भी धन्यवाद देता हूँ, वो भी इनका समर्थन अच्छी तरह से करते हैं। अमृतवाड सर है, मयूर देशमुख सर है, बंसुड़े सर है, दोपेश्वर सर है, दीक्षित सर है गोवा के। किन किन का नाम लो, क्योंकि ये सब लोग हैं जो वैद्य राबा गोगटे सर की चिकित्सा है इनका प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते थे या करते हैं। जैसे दामले सर है। तो ये जो चिकित्सा है ये चिकित्सा सबको पता है, हम भी बता रहे कब से। लेकिन हो क्या रहा था कि ये जो चिकित्सा है दिखने में इजी लग रही है,
लेकिन करने में इजी लग रही है, लेकिन जब कर रहे हैं कुछ कुछ लोगों को रिज़ल्ट कम आ रहे हैं। तो इसमें मिस क्या हो रहा है, हम ये सब लोगों को बताते थे कि एक्यूरेसी से करना है। तो एक्यूरेसी से करते समय सब लोगों के फ़ोन आते थे, विद्यार्थियों को फ़ोन आते थे कि हमें सीखना है सीखना है। मैं रामदास अवार्ड सर जी का भी वहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह रामदास अवार्ड सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है विद्याकर्म अग्निकर्म चिकित्सा के लिए। या हम वैद्य राबो गोगटे सर के जो विद्यार्थी है, हम सबको आह्वान यही करते हैं कि आप ये चिकित्सा जो है आप करते हो तो हम तक पहुँचाइएगा। तो हम अगर कुछ नाम मिस हो गए तो मैं वो क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो चिकित्सा है विद्याकर्म और अग्निकर्म, ये तो सब विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही थी, लेकिन सीखने के लिए कुछ मर्यादा आ रही थी। किसी का एज ज़्यादा था, कोई बहुत दूर बैठ रहा था, किसी को आने के लिए प्रॉब्लम था, और आके यहाँ पे सीखने के लिए कष्ट थे, नंबर लगाना पड़ता था। अभी तक हम जैसे विद्यार्थी सीखने को आना चाहते थे, उनका नाम लिखना शुरू किए थे। तो अभी तक ऐसा हो गया कि 2024 के सितंबर तक वो पर मंथ 30 लोगों का हमने नाम रजिस्टर करना शुरू किया था। तो सितंबर 2024 तक वो नाम फुल हो गए। तो आगे भी लोगों को इतना वेटिंग का भी प्रॉब्लम आता था। तो ऐसा सब प्रॉब्लम या संकट देखते हुए हमने ऐसा सोचा कि जो वैद्य राबो गोगटे सर का आज जन्मदिन है, उसके ही जन्मदिन पे हम विद्याकर्म एज इट इज़ जो वैद्य राबो गोगटे सर का है, जैसे कि जैसे न मम एतत्, मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो सर सिखाते थे वैसे के वैसे आज से हम शुरू करेंगे। हमारा मोटो जो है कि एक ही मोटो है, जो चिकित्सा सर की है वैसे के वैसे सब विद्यार्थियों को समझ में आनी चाहिए, उनको करना आनी चाहिए, उनको वो प्रैक्टिकली समझनी चाहिए। आयुर्वेद का ये जो अंग है जो बहुत दिनों से लुप्त था या समझ नहीं रहा था, वो एक्सप्लोर करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम उपक्रम लेते हैं। जो भी वैद्य लोग ये अभी सुन रहे हैं या आगे जाके ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो उनके लिए 1 साल का हम टारगेट बताते हैं कि हम वैद्य राबो गोगटे युवा पुरस्कार देते हैं, जिसका प्राइस 10,000 रुपये है। एक मेमेंटो और सर्टिफिकेट भी है। वैद्य अनगा गोगटे युवा वैद्य पुरस्कार देते हैं, उसका भी प्राइस 10,000 रुपये है, और मोमेंट और सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये हम सितंबर में प्रोग्राम लेते हैं। तब तक आप जो भी पूरे इंडिया में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे वैद्य राबो गोगटे सर की या कौन सी भी शल्य की या विद्याकर्म की और अग्निकर्म की चिकित्सा कर रहे हैं, 1 साल में जो युवा वैद्य तैयार हुए हैं, उनके लिए ये पुरस्कार रहते हैं। इस साल हमने ये पुरस्कार दिए हैं। टोटल 1 लाख के ऊपर का प्राइज वैद्य को मिला है। जो बेस्ट केस प्रेजेंटेशन रहता है, वैद्य को फर्स्ट को 12,000 रुपये का प्राइज़ दिया जाता है, और सेकंड को 8,000 रुपये का प्राइज़ दिया जाता है। बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन के लिए 8,000 रुपये और वैद्य के लिए 6,000 रुपये प्राइज़ दिया जाता है। और आज के समय पे हम बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन पीजी के लिए भी हम प्राइज़ आगे डिक्लेयर करने वाले हैं। तो जो भी सुन रहे या आगे सुनेंगे, उन्होंने ध्यान रखना है, अगर आप पूरे भारत में कहीं भी या भारत के बाहर भी आप ये इसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो हमें बताइएगा। हम आगे इसके कब ये पुरस्कार दिए जाते हैं ये हम बताएंगे। मुख्यतः सर की पुण्यतिथि के आसपास के जो कार्यक्रम है वहाँ पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपकी जो अच्छी केस है या आपका अच्छा पेपर है वो आप संभाल के रखिएगा, नहीं तो आगे जाके तैयार कीजिएगा, ये आपको भी पुरस्कार मिल सकता है। तो ये सबके प्रति जो है हम धन्यवाद देते हैं, और जो भी किसी का नाम लेना बाकी है तो उनसे क्षमा मांग के हम हमारा आगे का 1 ईयर का प्लान बताते हैं। ये जो विद्याकर्म एज इट इज़ जो वैद्य राबो गोगटे सर सिखाते थे, अग्निकर्म और विद्याकर्म, ये ऐसे कि ऐसे आगे हमें लेके जाना है। तो ये लेके जाने के लिए 1 साल का हमने प्लान बनाया है। ये प्लान में हम हर हफ्ते में 2 यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे। वो वीडियो अपलोड रहेगा या लाइव आएगा, वो 2 चैनल के नाम है। एक है
डॉक्टर आर.बी. गोगटे मेमोरियल हॉस्पिटल, ये जो है इसका, और डॉक्टर मेरा खुद का डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख, ये दो यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस आएंगे। ये पर वीक एक आएगा, हफ्ते महीने में 4 वीडियोस होंगे और साल भर में 48 हो जाएंगे। उसमें पूरा इंक्लूड करने की हम कोशिश करेंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये पता नहीं, लेकिन हर एक वीडियो में हर एक बात हम डालने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से डिसीजेस में विद्ध कर्म किया जाता है, विद्ध कर्म करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अग्नि कर्म करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाए कैसे जाते हैं। जैसे हम मृत्तिका शलाका कहेंगे तो मृत्तिका शलाका का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो इस मृत्तिका के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, वो मृत्तिका शलाका बनाने की विधि कैसी है, वो सब हम वहाँ पे वीडियो बना के डालेंगे। व्याधि में हम विद्ध कर्म करते हैं तो उसका शास्त्रीय उल्लेख कहाँ पे आया है, वो हम कैसे करते हैं और उसके रिजल्ट कैसे आते हैं, ये आयुर्वेद दृष्टिकोण से और एलोपैथिक और साइंस के दृष्टिकोण से भी हम वहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक मर्म के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे कि हर एक मर्म के आजू बाजू में जो विद्ध कर्म आया है वो विद्ध कर्म मर्म के अनुसार कैसे काम करेगा, और वहाँ पे नर्व, आर्टरी, वेन्स, इसके हिसाब से हमें आज तक का जो जो अनुभव है वो वैसे के वैसे हम वहाँ पे आपको बताएंगे। उसके साथ में योगाभ्यास कैसे करना है, जैसे कि नीडल से हमें फल की त्वचा निकालनी है, फल पे करना है, कोई पत्ते पे करना है, तो इसका भी योगाभ्यास कैसे करना है हम आपको बताने वाले हैं। हैंड ऑन प्रैक्टिस का भी हमने किया है, जैसे कि हम शिविर लेते हैं, हर एक बुधवार को गाथा मंदिर को हम सेवा देते हैं। 200 से भी ज़्यादा रुग्ण रहते हैं, और तुकाराम बीज या वारी में भी हम एक कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा रुग्ण चेक करते हैं। तो जो भी आना चाहता है उनको हर एक को हैंड ऑन प्रैक्टिस देने की भी हम कोशिश करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिस इंक्रीज़ करने के लिए विद्ध कर्म, अग्नि कर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। और ये जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड चिकित्सा है, अगर आपको रिज़ल्ट भी नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, कैसे रिज़ल्ट लाना है, ये भी हम बताएंगे। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारा 1 ईयर का प्लान है। 1 ईयर में एक ऐसे 1 दिन का लेक्चर से नहीं हो पाएगा। तो हम जो हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ पे आने वाले हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गोगटे सर का पिन पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन रहता था वो पिन पॉइंट आंसर भी वैसे ही देते थे गोगटे सर। तो वही सर की ही टेक्निक यूज़ करके जो भी छोटा भी प्रश्न होए, कितना बड़ा भी होए, तो वो प्रश्न आप यूट्यूब पे पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, और वो प्रश्नों के हम उत्तर देना शुरू करेंगे अगले वीडियोज़ में। जैसे कि हमने आज वैद्य राबो गोगटे सर के जन्मदिन के ऊपर, जयंती के ऊपर हमने एज इट इज़ का पहला चरण की शुरुआत की थी। तो ये शुरुआत करते समय हमने सब ग्रुप में इधर उधर हमने बताना शुरू किया कि हमने ऐसा प्रोग्राम शुरू करने की इच्छा है। तो हमें बहुत जगहों से, हमें पता ही नहीं था कि हमें इतना रिस्पांस मिलेगा। मुझे साउथ अफ्रीका से मैसेज आए हैं, मुझे यूएस से मैसेज आए हैं कि डॉक्टर हम ये सीखना चाहते हैं। एक्चुअली एक डॉक्टर का मुझे मैसेज आया है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन आई विल ट्राई टू लर्न दिस हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि आप हिंदी में बताने वाले हो। तो इतना अच्छा रिस्पांस आने के बाद हम ये पीछे कैसे रह सकते हैं। तो ये विद्ध कर्म और अग्नि कर्म आज वैद्य राबो गोगटे सर को नमन करके हमारा आज का पहला चरण हमने आज शुरू किया है। तो ये पहले चरण में हम आज ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आज से वारकरी आयुर्वेद का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो ये पहले चरण में हमें जो प्रश्न आए हैं कि विद्ध कर्म, अग्नि कर्म के बारे में जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे हैं, वो हम प्रश्न के आज से उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न था कि विद्ध कर्म ये क्या है, विद्ध कर्म आयुर्वेद का है क्या, विद्ध कर्म कहाँ पे वर्णित है, तो उसकी कुछ आयुर्वेद में रेफरेंस है क्या। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि अग्नि कर्म और विद्ध कर्म की हम बताने के पहले, अग्नि कर्म तो सबको पता है, अग्नि कर्म अध्याय है, लेकिन विद्ध कर्म के बारे में बहुत लोगों में शास्त्रोक्त
हाँ, रेफरेंस ढूंढने के पीछे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो हमने जब जब रेफरेंस निकाले हैं तो विद्ध मीन्स टू पंक्चर गोगटे सर कहते थे। और गोगटे सर टू पंक्चर करने के बाद जो दोष निकालने के लिए या द्रव पदार्थ निकालने के लिए जो भी क्रियाएं रहेंगी वो विद्ध कर्म के अंदर आती थी या रक्तमोक्षण के अंदर आती थी। तो रक्तमोक्षण और विद्ध कर्म इसमें फर्क ही नहीं है, विद्ध कर्म ही रक्तमोक्षण है। ये अगर हम समझ के हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है। जैसे कि विद्ध कर्म की या हम ऐसा कहेंगे कि रक्तमोक्षण जो है, रक्तमोक्षण का वर्णन कहाँ पे आया है? रक्तमोक्षण का वर्णन सुश्रुत चारिस्तान के अध्याय में आया है। अब यहाँ पे वर्णन किया है कि ये व्याधि में यहाँ पे आपको रक्तमोक्षण सीरा वेदित ऐसा कहा है। तो अगर हमें जो स्थान निश्चित है, जैसे विसर्प हम व्याधि पकड़ेंगे कि जैसा हर्पिस है, हर्पिस जैसे व्याधि या विसर्प व्याधि में हम रक्तमोक्षण वहाँ पे जलों का लगा के करते हैं, लेकिन सुश्रुत चारिस्तान के अध्याय में आया है कि क्षिप्र मर्म से उपरिष्टा द्वयंगुल्य आपको वहाँ पे वेदन कर्म करना है। तो अब हम वहाँ पे रक्तमोक्षण करने के लिए जाएंगे तो हमें अगर वहाँ पे रक्त वाहिनी दिखेगी तो हम वहाँ पे रक्तमोक्षण करेंगे। तो वहाँ पे हम वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्काल्पेन यूज़ कर सकते हैं, हम 26 नंबर की नीडल यूज़ कर सकते हैं, 24 नंबर की नीडल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे उतना रक्तस्राव होना ये अपेक्षित है, जैसा कि ग्रंथ में 64 तोला तक वर्णन आया है। लेकिन ऐसी जब जगह आती है जहाँ पे रक्तमोक्षण करने का या वेदन करने का उल्लेख आया है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे नासा अग्रे, नासा अगंधे नासा अग्रे विद्येत, ऐसा सुश्रुत संहिता शारिस्तान में बताया है। तो नासा के अग्र के ऊपर वहाँ पे रक्तमोक्षण कैसे करेंगे? तो वहाँ पर वो तो स्रोत से छोटा है। जैसे बस्ती अगर हम देते समय स्रोतों के अनुसार देते हैं, शोधन कर्म करते समय, जैसे पक्वाशय में अगर हम बस्ती दे रहे हैं तो पक्वाशय में बस्ती देते समय हमें मात्रा बहुत बड़ी आई है, लेकिन वही अवयव जब छोटा हो जाता है, उत्तर बस्ती देते समय गर्भाशय में अगर हमें देनी है तो अवयव छोटा हो गया तो मात्रा छोटी हो गई है। उसी हिसाब से उसी की तरह से अगर हमें नासा व स्रोतस में अगर हमें विद्ध कर्म कहा गया है, वहाँ पे 64 तोला तक रक्त आने की अपेक्षा कभी रहती नहीं है, वहाँ पे आता ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर रक्तवाहिनी आपको दिख नहीं रही है तो वहाँ पे हम वहाँ पे सूची वेदन करते हैं। सूची वेदन से हमें नासा गंध, अगर किसी को सांस सुगंध नहीं आ रहा है तो तुरंत हम वेदन करके उसको तुरंत ऊपर से नीचे आने तक गंध आना शुरू हो जाता है। जैसे उपनासिका पे कांच जैसा है, जहाँ पे आँखों को दिखना बंद हो रहा है, ऐसे व्याधि में उपनासिका पे यहाँ पे वेदन कर्म कहा गया है। तो वहाँ पे अगर हम रक्तमोक्षण करते हैं तो कैसे करेंगे? वहाँ पे अगर कोई रक्तवाहिनी भी नहीं मिलेगी हमें और 64 तोड़े रक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि स्रोतस छोटा है। तो वहाँ पे हम वेदन कर्म करेंगे। इसीलिए विद्ध कर्म और अग्निकर्म, विद्ध कर्म और रक्तमोक्षण ये अलग नहीं है, एक ही है। नहीं तो विद्ध कर्म ये चिकित्सा एक्यूपंक्चर जैसी है क्या, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे सुई लगा रहे हो। तो सुई लगाना है एक्यूपंक्चर में अभी अभी आया है, लेकिन आयुर्वेद में सुई से रक्तमोक्षण करना इसके रेफरेंस है। सीधा सीधा हम चरक संहिता में लेंगे, चरक संहिता में अगर अर्श चिकित्सा हम निकलेंगे, अर्श में रक्तज या पित्तज अर्श में वहाँ पे आया है कि सूची से वेदन कर्म करना है अर्श के ऊपर। वात रक्त में आया है, वात रक्त की चिकित्सा सूत्र में ही आया है कि सूची वेदित आया है। तो हम वो चरक संहिता का रेफरेंस है। सुश्रुत संहिता में तो बहुत जगह पे रेफरेंस आया है कि कहाँ कहाँ पे सुई का वेदन कर्म करना है। तो ये जो हमारा ही शास्त्र है, एक्यूपंक्चर से निर्मित नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि विद्ध कर्म कैसे किया जाता है? विद्ध कर्म करने के लिए 26 बाय हाफ नंबर की नीडल यूज़ की जाती है। वो हम आगे बताते जाएंगे कि कौन सी नीडल करने से कैसा कैसा कितना व्रीहि, वो उसका परिमाण कैसे होगा, वो डिटेल में परिमाण लेते समय हम चूक कहाँ कहाँ पे होती है, इसके ऊपर एक पूरा एक चैप्टर आने वाला है। विद्ध कर्म के स्थान है और वो स्थान निश्चिति कैसी की जाती है, वो भी है, एक प्रश्न आया था। तो विद्ध कर्म जो है उसके स्थान निश्चित है, बहुत बदलते नहीं है।
मैं देखता हूँ कि बहुत जगह पे वीडियोस देखता हूँ या प्रश्न आते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कल ही नासिक में बताया था, एक पेशेंट का वहीं पे डॉक्टर का फ़ोन आया था कि मैंने आपने बताया अशमरी में तो हमें रिजल्ट नहीं मिला। मैंने कहा कि फ़ोटो भेजो, कहाँ पे आपने विद्या किया, मैं देखूँगा। देखने के बाद वो जगह चूक गए थे, जहाँ पे अंगुष्ठमूल पे बताया है वो जगह चूक गए थे। तो ये जो परफेक्टनेस है, एक्यूरेसी, वो कैसे लाना है हम बताएंगे। जो गोगटे सर का तो जो शब्द इम्पोर्टेंट था कि शब्द चूकने नहीं चाहिए, ग्रंथ कभी चूकते नहीं है, उसके हिसाब से विद्या कर्म भी चूकना नहीं चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। तो उसके जो वर्णन आया है सुश्रुत संहिता शारिस्थान में, जो रक्तमोक्षण का अध्याय है, मैं हमेशा कहता हूँ रक्तमोक्षण और विद्या कर्म ये अलग है ही नहीं है, ये एक ही है। अगर आपको रक्तवाहिनी दिख रही है तो आप रक्त निकाल सकते हो, दोषों को निकाल सकते हो। अगर नहीं दिख रही है तो आपको वहाँ पे विद्या कर्म करना है, ऐसा गोगटे सर कहते थे। क्योंकि सिरा 700 है, वातवह सिरा है, पित्तवह सिरा है, कफवह सिरा है, सर्ववह सिरा है। ऐसा नहीं कि हर एक सिरा ब्लड वही सिरा है, वातवह भी सिरा है। तो इसके हिसाब से विद्या कर्म वायु के व्याधियों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने में करता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और ये सब स्थान जो है रक्तमोक्षण की स्थानें हैं, वो हमें याद होनी चाहिए। अग्निकर्म के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो बनाएंगे कैसे, उसका भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। अग्निकर्म के एक बार हम शलाका बनाएंगे तो हमें ज़िंदगी भर वही काम में आती है। तो हाँ, दोषों के अनुसार व्याधि में विद्या कर्मा के स्थान बदलते हैं क्या, ऐसा प्रश्न है। तो व्याधि जो व्याधि है उसके हिसाब से ग्रंथ में ही वर्णन आया है, हमारा इसमें अलग से माइंड कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि श्लीपद जैसा व्याधि है, श्लीपद में क्या दिया है, वातज विकार में यहाँ पे रक्तमोक्षण करना है, पित्तज में यहाँ पे और कफज में यहाँ पे करना है। तो श्लीपद में इतना बड़ा हो जाता है तो आप रक्तमोक्षण करोगे तो आपको रक्तवाहिनी नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो रक्तमोक्षण करना है, अगर नहीं मिलती है तो आप विद्या कर्म वहाँ पे करना है। तो श्लीपद जैसे व्याधि है, इनमें शोध कम करने के लिए विद्या कर्म अच्छी तरह से काम में आता है। दूसरा एक प्रश्न है, विद्या कर्म पेन मैनेजमेंट और डिसीज मैनेजमेंट ऐसा कैसा हम सीखें। तो विद्या कर्म पेन मैनेजमेंट के साथ डिसीज मैनेजमेंट भी में ही काम में आता है, लेकिन वो स्रोतों से के हिसाब से हम डिफरेंट तरीके से हम विद्या कर्म करते। मैं वो आगे आगे हर एक वीडियो में बताऊंगा। विद्या कर्म और एनाटॉमी ये कितना इम्पोर्टेंस है, ऐसा प्रश्न आया था कि विद्या कर्म और सरफेस एनाटॉमी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसा है, जैसे मैं बैक के बारे में बताऊंगा कि हम स्टिफनेस के लिए अगर जब विद्या कर्म कर रहे हैं बैक को, तो हम कहाँ पे कर रहे हैं वो हमें सरफेस एनाटॉमी अगर पता नहीं है तो हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते, तो गलत तरीके से हो जाएगा। मैं हमेशा हर एक व्याख्यान में बताता हूँ कि एक्यूरेसी के पीछे जाना है, कहीं पे भी टोचने को हम विद्या कर्म नहीं कहते, एटलीस्ट गोगटे सर तो नहीं कहते थे। इसीलिए हमें एज इट इज़ हम आगे बताने वाले हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि नर्व या प्लेक्सस जो हमारे नर्वस प्लेक्सस है और इसका विद्या कर्म अग्निकर्म का संबंध क्या है। मुझे लगता है जो एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में हमें बुलाया था ताराचंद तिलक महाविद्यालय में, वहाँ पे मैंने ये डेप्थ में बताया था। अब कुछ स्टूडेंट नए रहते हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, कुछ पीजी स्टूडेंट रहते हैं। तो ये पीजी स्टूडेंट या रिसर्च वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम जब नर्व टिश्यू पे काम करते हैं तब डर्मेटोम्स का भी पढ़ाई होनी चाहिए। डर्मेटोम्स क्या है कि जो हमारे स्किन के एरिया जो है, जो ब्रेन को सेंसेशन भेजते हैं और वहाँ पे वो सेंसेशन कैरी आउट होते हैं, तो वो डर्मेटोम्स का भी विद्या कर्म के ऊपर हमने काफ़ी अभ्यास किया है और उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। जैसे कि पेन मैनेजमेंट को होता ही है, लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए या प्लेक्सस है या नर्व इंजरी के लिए या न्यूराइटिस के लिए या नर्व डिजेनरेशन के लिए विद्या कर्म का काफ़ी अच्छा अलग अलग व्याधियों में हमें दिखता है। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, वहाँ पे रेटिना डैमेज होता है। जैसे ऑप्टिक एट्रोपी है, ये यहाँ पे कहीं पे भी रिजल्ट नहीं आते। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, सर थे तब से हमने काम करना शुरू किया था कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा
ऐसे जेनेटिक डिसीज कड़वोत्तर जहाँ पे रिजल्ट आता ही नहीं, ऐसे इसमें विद्ध कर्म संजीवनी जैसे काम करता है। मुझे पता है हिंगोली के हमारे एक स्टूडेंट है, उसकी माताजी जो है 40 साल से आरपी की पेशेंट है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। वो 40 साल उसने देखा नहीं था। हमने शुरू किया विद्ध कर्म, हमने कम से कम एक 15-20 दिन उसका विद्ध किया, और उसके बाद हमारे जो हिंगोली का स्टूडेंट है उसके पास उसको विद्ध कर्म के लिए भेज दिया। अभी वो ब्लैक एंड वाइट या कलर आदमी पहचानना शुरू किया है। जो 40 साल कुछ दिख नहीं रहा था, वो 6 फुट तक वो विजन उसकी आ रही है। तो इतना विद्ध कर्म की डेप्थ है। मानस विकार में मैं बताना चाहूँगा, यही कुछ दिन पहले हमने पिछली गोकुटे सर की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमने एक्सप्लोर किया। जैसे ऑटिज़म है, सेरेब्रल पाल्सी है, अपस्मार है, ऐसे व्याधियों में उत्तर देना ये बहुत कष्टदायक काम था, और उत्तर मिल ही नहीं रहे थे, या कुछ लिमिटेड उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। जैसे हमारे पास एक 29 ईयर्स का आता था, नाम कहते थे, ठीक है, नाम लेना नहीं, हाँ हाँ, तो 29 साल का पेशेंट आया था, जो उसको डायग्नोसिस उसके 3 साल की उम्र में हुआ था, और 3 साल से 29 साल तक वो ऑटिज़म की ट्रीटमेंट ले रहा था। पूरे डॉक्टर के पास जा चुका था, और कहीं से भी सुन के आया था। तो उसको खाली हमने 15 दिन चिकित्सा की, उसने बाप को मारना बंद किया था। उसने 30 साल या 28 साल बाप को मारा था, रोज़ मारता था या काटता था सब। वो सीधा 15 दिन से उसने मारना बंद किया, बाप को काटना बंद किया करा, और वो सीधा बैठने लगा। सेरेब्रल पाल्सी के हम इतने उदाहरण देते हैं कि जो ब्रेन का एक्टिवेशन है, हम इसको डीप नर्वस स्टिमुलेशन का नाम देते हैं, जो काफ़ी ये सेरेब्रल पाल्सी के जैसे व्याधियों में हमें काम में आता है। इसके बारे में हम बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। नहीं तद में हमारा कुछ नहीं है, जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, गोगटे सर जो रिज़ल्ट देते थे वैसे कि वैसे हम रिज़ल्ट आज हम स्टूडेंट को, हमारे स्टूडेंट भी दे रहे हैं। ये सबको पता होना चाहिए, इसलिए हम ये विद्ध कर्म एज इट इज़ हम शुरू कर रहे हैं। विद्ध कर्म के साथ अग्निकर्म का भी वैद्य गोगटे सर की अलग टेक्निक थी। वैद्य गोगटे सर ने जो सुवर्ण शलाका बनाई है, वो अलग प्रकार से सर ने डिज़ाइन की है। जो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग सुवर्ण शलाका है, 14 कैरेट की या 18 कैरेट की, वो सुवर्ण शलाका मुझे लगता है अभी तक हमने एक जो सुवर्ण शलाका बनाई है उसका पेटेंट भी आ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड बन गई है अब सुवर्ण शलाका जो है। ये जो व्याधि के अनुसार शलाका का प्रयोग है, ये भी हम बताने वाले हैं आगे जाके। जैसे कि रौप्य शलाका है, सुवर्ण शलाका है, व्याधि के अनुसार यूज़ करना है कैसा है, यहाँ पे प्रश्न है। तो व्याधि के अनुसार हम शलाका यूज़ करते हैं। जैसे सुश्रुत सूत्र स्थान में आया है, सुश्रुत शारीस्थान में आया है, अग्निकर्म अध्याय सूत्र स्थान में अग्निकर्म अध्याय में आया है कि अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती, अग्नि जो है द्रव्याश्रय से दहन कर्म करता है। जैसे सुवर्ण हो गया, गोदंत शलाका तो गता नाम आया है, पिप्पली अजाशकृत आया है। तो ऐसे अलग अलग जो अग्निकर्म के लिए वस्तुएं या पदार्थ या शलाका बताई है, वो काम कैसे करते हैं, उसका कंडक्शन कैसे होगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये सब बातें हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो टेम्परेचर मेजर करके आपको बताएंगे कि कौन से डिसीज़ में यही क्यों आया है। जैसे रौप्य शलाका न्यूराइटिस के लिए ही क्यों यूज़ की जाती है, लोह शलाका कॉर्न में ही क्यों यूज़ करनी है। अगर हम कॉपर शलाका यूज़ करते हैं तो वो किसी तरह से हमें स्किलफुली यूज़ करनी चाहिए। अगर हम लोह शलाका यूज़ करते हैं तो वो कैसे कैसे काम करते हैं, क्योंकि अग्नि ही द्रव्याश्रय ने दही थी। जैसे सुवर्ण शलाका, सुवर्ण तो रद्य है, उसके हिसाब से जो हमें पता है, हमें अभी तक अनुभव है आया है, वो हम आगे बताते जाएंगे। पित्त प्रकृति, वात प्रकृति या कफ प्रकृति में अग्निकर्म के जो परिणाम है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ऐसा प्रश्न आया है। तो वो दोषों के अनुसार ग्रंथ में ही दिया है, हमें अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पित्त विकार है तो वहाँ पे अग्निकर्म दिया ही नहीं है ग्रंथ में। तो ग्रंथ हम फॉलो करते जाएंगे, उसके हिसाब से हम एक्सप्लोर करते जाएंगे आगे आगे। हाँ, विद्ध कर्म और अग्निकर्म कौन सा पहले करना चाहिए। तो
हमेशा मैं बताता हूँ कि विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करते समय एक बात हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि विद्ध कर्म की स्थान निश्चित ही है। अग्नि कर्म के लिए अत्यग्रे शूले दहेत है। अग्नि कर्म आप कहीं पे भी, कहाँ पे भी, कैसे भी आप कर सकते हो। अत्यग्रे शूले दहेत ऐसा आया है। अग्नि कर्म करने के लिए आप शलाका कौन सी भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गोप्ते सर कहते थे कि यथा सौख्यम यथा लाभम, जैसे आपको मिले आप उसी हिसाब से आप अग्निकर्म कर सकते हो। तो लेकिन स्पेसिफिकली ग्रंथ में जैसा आया है वैसा अगर हम करते जाएंगे तो डेप्थ में हमें रिजल्ट और मिलते जाते हैं। तो अभी तक हमें जैसे जैसे रिजल्ट आए हैं पेशेंट को, वो सबको सिखाने के लिए हम आज से वचनबद्ध है। और आगे आगे हम हर एक प्रश्न का उत्तर विद्ध कर्म अग्नि कर्म का जो आज से शुरू होने वाला है, वो हर एक बातें हम वहाँ पे सिखाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि हम इतना प्रयास करेंगे कि आपको ये देखने के बाद सिर्फ आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस इतना ही रह जाएगा। बाकी ऑनलाइन आप इससे बेटर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आके ही करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ सवाल होंगे तो हम तैयारी करके आगे आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद।